अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 19 ख़त्म करवा दिया था और चैप्टर नंबर 20 के हवाले से एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि इस चैप्टर में कुछ ही टॉपिक्स हैं, वो भी उसमें भी हम जो बेसिकली इस चैप्टर में डिवाइसेस हैं, हमें डिवाइसेस को देखना है कि डिवाइसेस जो है वो क्या क्या काम कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, मतलब उनका हमारा मकसद क्या है डिवाइसेस को यूज़ करने का। इसके अलावा इस चैप्टर में बुक में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब क्या है, वो सब बातें हैं याद रखने की, मतलब उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट सपोज कौन सी रेडिएशन की का इंडस्ट्री में क्या यूज है, कौन से पार्टिकल का जो है क्या कहते हैं, कौन से ट्रीटमेंट में काम आ रहा है, कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से बीमारी का इलाज कर रहा है। तो ये सारी चीजें ना याद करने की, भाई आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड्स के काम आ रहा है, तो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई, डिफरेंट बहुत सारी बातें हैं, आपको रीड करना पड़ेगा उसको बुक से, ताकि भाई अगर उससे कोई सवाल बन जाए ना तो फिर आप लोगों को छोड़ ना दो। क्योंकि मैं अगर रीड करके सुना दूं तो फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे रीड करने में और आप रीड करोगे उससे कुछ चीजें याद भी रह जाएंगी। अगर मैं सिर्फ रीडिंग कर दूंगा तो फिर वो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। तो चैप्टर 20 की बाकी सारी जो चीजें आपको उसको रीड करना पड़ेगा। हाँ, ये जो है सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ कि भाई इसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज ये कि रेडियो एक्टिविटी, आपको पता है कि एटम्स अनस्टेबिलिटी की वजह से जो न्यूक्लियस है वो फट जाते हैं, और जब न्यूक्लियस फटते हैं तो उसमें से अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलता है और गैमा रेज निकलती हैं। किसने डिस्कवर किया था भाई? हेनरी बैक्यूरेल साहब ने 1896 में सबसे पहले डिस्कवर किया था कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज इमिट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था भाई? एक लेड का ब्लॉक था, उसके अंदर एक होल करके उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, और फिर जब रेडियो एक्टिविटी हुई तो जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको पता है कि चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं, अगर मूव करें तो अल्फा पार्टिकल एक तरफ मुड़ गया, बीटा एक तरफ मुड़ गया और गैमा बिल्कुल सीधा निकल गया। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि भाई अल्फा जो था ना वो पॉजिटिव था, यानी अल्फा ने मैग्नेटिक फील्ड में उस पाथ को फॉलो किया जो हमने जो कि क्या ये कहोगे, अगर ऊपर मैं नेगेटिव लगा दूं तो अल्फा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और अगर मैं ऊपर पॉजिटिव लगा दूं तो बीटा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो जाहिर है कि जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा वो खुद क्या होगा? पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा वो खुद क्या होगा? नेगेटिव। और अगर कोई डिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। अगर कोई चीज डिफ्लेक्ट नहीं कर रही उस पर चार्ज नहीं, यानी गैमा जो था वो न्यूट्रल था। तो ये डिस्कवरी थी। अब हमने क्या करना है? हमने करना है कि हमने ये देखा, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिवाइसेस बनाए। उन डिवाइसेस का पर्पस क्या था? उन डिवाइसेस का पर्पस था कि भाई जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं उन रेडिएशंस को काउंट करना या डिटेक्ट करना, इसके लिए डिवाइसेस बनी। तो सबसे पहली डिवाइस जो मैंने रखी है विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये CTR विल्सन साहब ने बनाया था, और इससे किया क्या था इन्होंने? टू स्टडी द पाथ फॉलोड बाय अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन। अल्फा बीटा और गैमा के थ्रू जो पाथ, जो इनकी पाथ है, उस पाथ को स्टडी करने के लिए कि भाई अल्फा किस तरह बिहेव कर रहा है, गैमा किस तरह बिहेव कर रहा है और बीटा किस तरह बिहेव कर रहा है। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने एक चैम्बर बनाया। इस चैम्बर के अंदर ये ग्लास टॉप है और ये पिस्टन है, ये अंदर एक लिक्विड है, और लिक्विड क्या है भाई? लिक्विड है सुपर सैचुरेटेड अल्कोहल। इसको याद रखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं कि पिस्टन को ऊपर लेके जाते हैं, फिर एकदम इसको नीचे खींचते हैं पिस्टन को। तो इसमें एक होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है तो नतीजे में क्या होता है कि अल्कोहल है ना, अगर आप एकदम से नीचे खींचा तो जो वेपर्स थे उसके वो ऊपर रह गए और जो लिक्विड था वो नीचे आ गया। तो ऊपर क्या होता है? एक क्लाउड सा बन जाता है, यहाँ एक क्लाउड सा बन जाता है, सही है, वेपर्स का। अब क्या होगा? यहाँ से हमने क्या किया? रेडियो एक्टिव रेज इमिट कराई। जब यहाँ से रेडियो एक्टिव रेज इमिट कराएंगे तो आपको पता है अल्फा क्या करेगा? अल्फा दूसरे एटम से टकराएगा और उनको क्या करेगा? आयोनाइज करेगा। बीटा का भी यही काम है, बस अल्फा ज्यादा आयोनाइज करता है, बीटा कम आयोनाइज करता है, और गैमा भी आयोनाइज कर देता है। किस तरह? सबसे ज्यादा आयोनाइज कौन करता है? अल्फा। ये एटम्स से टकराता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करता है। जब वो नॉकआउट होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, तो वो फिर वेपर से रिएक्शन करते हैं और एक पाथ बनाते हैं वहां पे। जब वो एक पाथ वहां पर बनती है तो जब ज्यादा आयोनाइजेशन होगी, मतलब पाथ जो बनती है ना वो ड्रॉपलेट्स की बनती है, यानी कहीं पे सिर्फ धुआं है। अभी अगर उसके अंदर एकदम से फॉग ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाए तो क्या होगा? उधर एक अलग से कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, यार यहाँ कुछ अलग बिहेवियर चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता था। जहां जहां अल्फा जाकर पार्टिकल्स को नॉकआउट, इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर रहा था, आयोनाइज करवा रहा था एटम्स को, वहां पर फॉग के ड्रॉपलेट्स बन रहे थे। जब फॉग के ड्रॉपलेट्स बन रहे थे तो वहां पर एक अलग बिहेवियर मिल रहा था।
तो जहाँ अल्फा आयोनाइज करवा रहा था वहाँ पे जो पाथ मिल रही थी ना वो बहुत डार्क मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन हो रही थी। तो इससे क्या पता लगा कि अल्फा जो है ना बहुत ज़्यादा आयोनाइज कर रहा है। फिर जहाँ बीटा जा रहा था, बीटा की जो आयोनाइजेशन थी वो कम थी। वो जाहिर है कि अल्फा का मास ज़्यादा होता है, साइज बड़ा होता है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके निकालता है, बीटा उससे कम निकालता है। तो बीटा के थ्रू जो आयोनाइजेशन हो रही थी वो कम हो रही थी, तो उसका जो पाथ बना वो थोड़ा हल्का बना। और गैमा, गैमा तो रे है, गैमा कैसे आयोनाइज कर रहा है? तो गैमा का आयोनाइज करने का तरीका क्या है? गैमा का आयोनाइज करने का तरीका वही जो हमने चैप्टर 17 में पढ़ा। चैप्टर 17 में हमने क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। जाहिर है जब इसके अंदर एक वॉल्स वगैरह पे इस पे टकराएगा, तो टकरा कर जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह गेन करेंगे, तो जो भी सरफेस है, जो भी मटेरियल है उसको अगर वर्क फंक्शन मिल जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। पहला तरीका ये है गैमा का। दूसरा तरीका क्या है गैमा का? कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करना। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता था? फोटोन जाके हिट करता था, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता था। तो ये काम गैमा भी करवा सकता है। तो इस तरीके से भी जो है वो हो रही थी। दूसरा क्या था? पेयर प्रोडक्शन, कि भाई गैमा खुद किस में कन्वर्ट हो रहा था? गैमा खुद कन्वर्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था? यहाँ पर हमें गैमा के थ्रू भी कोई थोड़ी बहुत पाथ मिल रही थी, लेकिन बहुत कम मिल रही थी, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, या जो है क्या कहते हैं ये कॉम्पटन इफेक्ट, ये इतना ज़्यादा थोड़ी हो रहा होगा। लेकिन जो डायरेक्ट अल्फा आयोनाइज कर रहा है जाके, वो तो जाहिर है फिर ज़्यादा होगा। तो अल्फा की पास ज़्यादा थी, बीटा की उससे हल्की बात थी, और गैमा की बिल्कुल। तो ये मेन मकसद क्या था? चेक करना कौन कितना ज़्यादा आयोनाइज कर रहा है। तो ये विल्सन क्लाउड चैम्बर का मकसद था। दूसरा गीगर काउंटर है। गीगर काउंटर का मकसद क्या है? ये चेक कर रहा था भाई कितना आयोनाइजेशन हो रही है। यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि भाई कितने पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, उनकी काउंटिंग चल रही है बेसिकली। गीगर काउंटर का मतलब क्या है? गीगर काउंटर एक काउंटिंग मशीन है। तो हमने क्या किया, एक अपैरेटस है, यहाँ से हम रेज इनपुट करते हैं, इसको हमने एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे दिया। मतलब ये भी आयोनाइजेशन पे ही काम कर रहा है, पर यहाँ पर हम पाथ ट्रेस नहीं करेंगे, काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? जब यहाँ से रेस अंदर आएंगी तो यहाँ पे आर्गॉन, अल्कोहल या एयर में से कोई एक चीज़ होगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कॉन्टैक्ट में नहीं है। यहाँ पर एक पतली सी तार आ रही होती है वो भी, लेकिन ये और ये आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है। कॉन्टैक्ट में नहीं है का मतलब क्या है? कि सर्किट ओपन हुआ है, अभी करंट फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये कॉन्टैक्ट में समहाउ आ जाए, या इस नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाए और इस पॉजिटिव को नेगेटिव मिल जाए, तो करंट फ्लो कर जाएगा। सही है? तो होता क्या है? होता है कि जब हम यहाँ पे इनपुट देते हैं तो अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं, तो ये जो अल्फा, बीटा है, गैमा जो भी जाता है, वो जाके जब आयोनाइजेशन करता है, तो आयोनाइजेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं और पॉजिटिव आइंस भी बनते हैं। जब पॉजिटिव आइंस बनेंगे तो वो इस नेगेटिव की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, हमें करंट मिल जाएगा। फिर अगली आयनाइजेशन पे दोबारा करंट मिलेगा, फिर अगली आयनाइजेशन पे दोबारा करंट मिलेगा। तो हमने क्या किया? हमने इसके साथ, इस डिवाइस के साथ कोई स्पीकर लगा दिया या कोई काउंटिंग मशीन लगा दी। स्पीकर ऐसे, जैसे आयनाइजेशन, स्पीकर से कोई आवाज़ आ गई, मैंने कहा एक दफ़ा आवाज़ आई है, 100 दफ़ा आवाज़ आई, काउंटिंग कर लिया, यार 100 टाइम्स आई है, तो उसका जो ग्राफ बनता है ना वो इस तरह का बनता है। यानी ये सब भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये पूछा जा सकता है यार कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्रेशर कितना है, कितने वोल्टेज हैं, तो ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। बाकी पूरा प्रोसीजर थोड़ी पूछेगा कोई, किस लिए काम कर रहे हैं भाई, काउंटिंग कर रहे हैं, जो आयनाइजेशन हो रही है उसकी काउंटिंग कर रहे हैं भाई पार्टिकल्स की, ये बात पूछी जा सकती है। इसमें ज़्यादा क्या पूछेंगे? सही है, बाकी रीडिंग जरूर कर लिएगा बुक की। तो ये हमारा चैप्टर 20 था भाई। इतना सा चैप्टर था, तो कुछ चैप्टर्स बहुत बड़े थे, टाइम लेते हैं, कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे। रीडिंग लाजमी करनी है बुक की, ये बात याद रखें, और इसके MCQ कर लिएगा बेटा।